Find the general solution of the equation. सबका जनरल सॉल्यूशन निकालना है ना. फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin 2x बराबर cos 3x. sin 2x बराबर cos 3x. sin 2x इक्वल टू cos 3x. देखो ध्यान से सुनना. अगर इस cos को हम साइन में चेंज करते हैं तो sin थीटा बराबर sin अल्फा लग जाएगा. लग जाएगा बताओ. अगर इस cos को चेंज करते हैं sin में तो sin थीटा बराबर sin अल्फा लगेगा. और अगर इस sin को चेंज करते हैं cos में तो लग जाएगा cos थीटा बराबर cos अल्फा. अब देखो एक फार्मूला है sin थीटा बराबर sin अल्फा. तो थीटा बराबर लिखते हैं n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n अल्फा, ऐसा लिखते हैं. और cos थीटा बराबर cos अल्फा है तो थीटा लिखते हैं हम लोग 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. कौन सा अच्छा फार्मूला लग रहा है? cos थीटा बराबर cos अल्फा या sin थीटा बराबर sin अल्फा? हाँ, तो ये अच्छा लग रहा है. तो ये हमेशा थोड़ा ध्यान रखिएगा. बनाने के लिए आप किसी से भी बना सकते हैं. sin थीटा बराबर sin अल्फा और cos थीटा बराबर cos अल्फा. तो कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि अगर किसी सवाल में sin थीटा बराबर sin अल्फा एंड cos थीटा बराबर cos अल्फा दोनों लग रहा है तो उसमें प्रेफर किसको करना है? cos थीटा बराबर cos अल्फा. किसको प्रेफर करना है? cos थीटा बराबर cos अल्फा. तो इसको कहीं कॉर्नर में लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए इसको. ठीक है. एज ज्यादा किसको देना है? cos थीटा बराबर cos अल्फा को ज्यादा एज देना है. ठीक है. cos थीटा बराबर cos अल्फा को प्रेफर करना है ज्यादा. लिख लिए? गलत नहीं होगा. चलो क्यों लिख लीजिएगा नोट में. इन एनी क्वेश्चन इफ बोथ sin थीटा बराबर sin अल्फा एंड cos थीटा बराबर cos अल्फा की एप्लीकेबल देन वी हैव टू प्रेफर cos थीटा बराबर cos अल्फा. तो वहां पे हम लोग किसको प्रेफर करेंगे? cos थीटा बराबर cos अल्फा. अच्छा रहता. तो cos 3x बराबर हम लोग क्या करते हैं? sin 2x है, ऐसा लिख दिए. अब देखिए यहाँ पे cos 3x बराबर आएगा sin 2x को हम क्या लिख सकते हैं? sin थीटा को cos थीटा में कैसे डेवलप करते हैं? sin वाली वैल्यू को cos में डेवलप करने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है साइन का जो एंगल है उसको 90 माइनस कर देंगे. अभी देखिए साइन का एंगल 2x है. अगर इसको 90 माइनस 2x कर देंगे तो किसका एंगल होगा? cos का एंगल हो जाएगा. अगर 90 माइनस 2x कर देंगे तो किसका एंगल हो जाएगा? cos का एंगल हो जाएगा. तो यहाँ पे लिख लो आप cos 90 की जगह π/2 लिखना माइनस 2x. अब क्या करना है? सुनो ध्यान से. इस एंगल को थीटा मानना है और इस एंगल को अल्फा मानना है. तो क्या फार्मूला बैठ रहा है? cos थीटा बराबर cos अल्फा. लग रहा है? जवाब दो. तो cos थीटा बराबर cos अल्फा का फार्मूला क्या है? थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. थीटा की जगह पे आएगा 3x, 2n पाई रहेगा और प्लस माइनस भी रहेगा और अल्फा की जगह पे आएगा π/2 माइनस 2x. बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा देखो यहाँ पे एक प्लस साइन और एक माइनस साइन है तो इसको दो बार सॉल्व करना होगा. एक बार प्लस साइन के लिए अलग सॉल्व करना होगा और एक बार माइनस साइन के लिए अलग सॉल्व करना होगा. तो पहले आप प्लस साइन ठीक करो. 40 किंग प्लस साइन. अगर हम प्लस साइन यूज करते हैं तो 3x बराबर आएगा 2n पाई प्लस π/2 माइनस 2x.
आएगा प्लस पाई बाई 2 प्लस माइनस माइनस, यहाँ से आएगा 2x, 5x आ जाएगा ये, और 2n पाई प्लस पाई बाई 2। तो x निकालने के लिए हमको 5 से दोनों साइड डिवाइड करना होगा, तो ये आ जाएगा 2n पाई बाई 5 और प्लस पाई बाई 10, ये x आ गया। यहाँ पे n क्या हुआ, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये जरूर लिखना, n बिलोंग्स टू इंटीजर जरूर लिखना। अभी काम हो गया कि बचा है कुछ का? अब नेगेटिव साइन के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। फॉर टेकिंग माइनस साइन के लिए बात किया जाए तो 3x बराबर आएगा 2n पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस 2x। 3x बराबर आएगा 2n पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस 2x, ये 2x इधर उसका, तो यहाँ जाएगा 3x माइनस 2x, x बराबर 2n पाई माइनस पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू बनेगा। हमको कोई बताएगा ये एंगल का पोजीशन कहाँ पे आएगा, ये x बराबर 2n पाई माइनस पाई बाई 2 का पोजीशन कहाँ दिखेगा, कोई बताएगा? 2n पाई माइनस पाई बाई 2 का पोजीशन कहाँ दिखेगा, सोच के बताओ। हाँ, आपको 2n पाई है, 2n पाई कहाँ दिखता है बताइए, 2n पाई कहाँ दिखता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हाँ, इवन इनटू पाई दिखता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और इसमें आप 90 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 90 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 90 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहाँ से 90 क्लॉकवाइज आइएगा, तो यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ पे जो भी एंगल आएगा वो होगा नेगेटिव वाई एक्सिस पे, समझ रहे हैं? तो ये सब भी थोड़ा डिसाइड करने आना चाहिए आपको, ये सब भी पोजीशन आपको पहचानने आना चाहिए, तब जाके आप जो है चीज़ें को ज़्यादा बेटर समझेंगे। ये सब भी छोटी छोटी चीज़ें आपको जो है दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ किसी एंगल का पोजीशन हम कैसे डिसाइड करता है। कम से कम एक्स एक्सिस वाली एंगल, वाई एक्सिस वाली एंगल, ठीक है, ये सारे तो पता ही होना चाहिए। अगला सवाल है, लिखिए tan x प्लस cot 2x बराबर 0। tan x प्लस cot 2x बराबर एक तो तरीका है इस tan को तोड़ दीजिए sin cos में, एक तरीका है tan को तोड़ दीजिए sin cos में, ठीक है, इसको लिख दीजिए sin x by cos x, और इसको लिख दीजिए cos 2x by sin। दूसरा तरीका है ये tan x बराबर आप लिख दीजिए माइनस cot 2x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले ये माइनस को मेरे को रिमूव करना होगा, ये माइनस को रिमूव करना होगा, और दूसरी बात क्या होगा, इस cot को चेंज करना होगा tan में, इस कॉट को चेंज करना होगा tan में, जिससे कि मैं फार्मूला लगा पाऊँ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, जिससे मैं फार्मूला लगा पाऊँ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है। एक तरीका है डायरेक्ट LHS वाली सर्कल को सिंप्लीफाई कर दीजिए और राइट साइड 0 है उसे सॉल्व कर दीजिए। अच्छा, कोई बताएगा माइनस cot 2x की जगह पे क्या लिखा जाए? tan पाई बाई 2 प्लस 2x लिख सकते हैं, tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस cot थीटा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा रहा है, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का फार्मूला होता है, याद होगा आपको, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का फार्मूला क्या होता है बेटा? थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। बताइए थीटा का काम कौन कर रहा है? x, अल्फा का काम कर रहा है ये वाला पाई बाई 2 प्लस 2x। सो यहाँ से क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा
n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस 2x, n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस 2x। अच्छा यहाँ से क्या आएगा, माइनस x बराबर आएगा x माइनस 2x आएगा माइनस n पाई प्लस पाई बाई 2 आ जाएगा। तो x बराबर आएगा बेटा माइनस n पाई, x बराबर आ जाएगा माइनस n पाई माइनस पाई बाई 2। लेट माइनस n को हम मान लेते हैं m, माइनस n को हम मान लेते हैं m। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा क्या आ जाएगा बताइए, m पाई और माइनस पाई बाई 2 ये आ जाएगा, m पाई माइनस पाई बाई 2। गलत क्यों होता है? और यहाँ पे लिखेंगे m बिलोंग्स टू इंटीजर, m बिलोंग करेगा इंटीजर। क्या भाई आगे पढ़ा रहे, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। तुम कितने दिन से नहीं जुड़े हो? हाँ अभी क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं। लेट क्यों हो गया? वही जनरल सॉल्यूशन पढ़ा रहे थे ना कल, वही पढ़ा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ा रहे हैं। लेट से इतना ज्वाइन करोगे तो छूटेगा ना क्लास, इतना लेट से क्यों ज्वाइन करते हो? टाइम जो है उस टाइम पे ज्वाइन करो, जो टाइम है आप उस टाइम पे ज्वाइन कीजिए, तो फिर छूट जाएगा। अच्छा अब आप बताइए, सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे ये बताइए ये एंगल कहाँ पे दिखेगा, n पाई माइनस पाई बाई 2 कहाँ पे दिखेगा? n पाई माइनस पाई बाई 2 कहाँ दिखेगा बताइए? m पाई माइनस पाई बाई 2, पाई का इंटीजर, m इंटीजर है, पाई का इंटीजर कहाँ पे आता है? सुनिए बात को, पाई का इंटीजर एक्स एक्सिस पे होता है। अगर m इवन होगा तो m पाई पॉजिटिव x पे होगा। सुनो, अगर m इवन होगा तो m पाई होगा पॉजिटिव x पे, इसमें घटाया पाई बाई 2 तो कहाँ आ जाएगा? निगेटिव y एक्सिस पे। और अगर m होगा ऑड इंटीजर, अगर m होगा ऑड, क्योंकि इंटीजर है तो ऑड भी हो सकता है इवन भी हो सकता है, तो अगर m ऑड होगा तो ऑड इंटू पाई यहाँ दिखता है, तो m पाई यहाँ दिखेगा, समझो m पाई यहाँ दिखेगा, ठीक है। अच्छा पाई बाई 2 घटाया तो यहाँ से क्लॉकवाइज चलोगे तो कहाँ पे आओगे? पॉजिटिव y एक्सिस पे। कहाँ पे आओगे? यहाँ से क्लॉकवाइज जाओगे तो पॉजिटिव y एक्सिस पे। यानी कि m जब इवन है तो ये एंगल लाई कर रहा है निगेटिव y एक्सिस पे, m जब ऑड है तो ये एंगल लाई कर रहा है पॉजिटिव y एक्सिस पे। तो बेसिकली ये जो एंगल है ये कहाँ पे लाई कर रहा है? y एक्सिस पे। अच्छा अब चीजें को समझो, y एक्सिस पे जो एंगल होता है उस पे tan का वैल्यू क्या होता है? डिफाइंड होता है या अनडिफाइंड होता है? tan का डोमेन, sin का डोमेन, cos का डोमेन, ये सारा डोमेन मैंने बताया था आपको, याद है स्टार्टिंग फेज में? तो बताए थे तो कुछ याद भी तो होना चाहिए ना आपको। बताया तो था, हमने बताया तो सब कुछ है, ऐसा थोड़ी कि हम कुछ नहीं बताते, हम सब कुछ बताते हैं। बट आपको याद होगा साइन के लिए एंगल हम कहीं भी ले जा सकते हैं, साइन के लिए एंगल हम कहीं भी ले जा सकते हैं, कॉस के लिए एंगल हम कहीं भी ले जा सकते हैं, बट टैन के लिए एंगल हम बाई एक्सिस पे नहीं ले जा सकते। टैन के लिए एंगल बाई एक्सिस पे नहीं ले जा सकते हैं, कॉट के लिए एंगल एक्स एक्सिस पे नहीं ले जा सकते हैं, और सेक के लिए एंगल बाई एक्सिस पे नहीं ले जा सकते हैं, और कॉसेक के लिए एंगल एक्स एक्सिस पे नहीं ले जा सकते। याद होगा आपको जब हम आपको रेंज पढ़ा रहे थे a cos थीटा प्लस b sin थीटा वाली जब एक्सप्रेशन पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने सब कुछ बताया था, थीटा किसके लिए क्या नहीं होना चाहिए। जब हम वहाँ पे लिखे थे tan थीटा तो वहाँ पे हमने लिखा था थीटा
नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2। याद आ रहा है? और ये सब चीजें नहीं समझेंगे तो आप समझ लो कि आपसे एक सवाल बनने वाला नहीं है। आप चीजें नहीं समझेंगे तो बड़ा दिक्कत है। अब यही सब छोटी छोटी चीजें बच्चे गलती करते हैं। तो अब तुम देखो यहाँ पे ये जो मेरे को ये एंगल आ रहा है, ये एंगल वाई एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे tan का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा। और सवाल का अगर कोई भी टर्म अनडिफाइंड होगा जिस एंगल पे, वो वैल्यू सॉल्यूशन में काउंट नहीं होगा। तो जब हमारा जो सॉल्यूशन आया है, ये एंगल आ रहा है हमारा x जो आ रहा है वो y एक्सिस पे है और y एक्सिस पे tan का वैल्यू क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। y एक्सिस पे tan का वैल्यू क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। और अगर किसी भी थीटा के लिए, अगर थीटा आपने निकाला और थीटा के जिस वैल्यू के लिए सवाल का कोई भी टर्म अनडिफाइंड हुआ तो वो थीटा का वैल्यू सॉल्यूशन में काउंट नहीं होगा। तो यहाँ जो हमने x निकाला वो x का पूरा दुनिया में x जो भी यहाँ पे x आ रहा है वो सारा के सारा के लिए tan क्या हो रहा है? अनडिफाइंड। यानी कि सवाल का क्या होगा आंसर? नो सॉल्यूशन होगा। लेकिन बुक में आप देखिए आंसर यही होगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन आप बुक में देखिए आंसर यही है कि नहीं है? बुक में आंसर होगा, आपका किताब में आंसर होगा। तो यही चीज समझना है। अब यही चीज आप समझेंगे कब? जब आपके पास बेसिक नॉलेज रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा, तभी नहीं करेंगे। ठीक है? अब यही सब थोड़ा बच्चे को हार्ड लगता है। यही मैं बना देता, इतना लिख देते, अब इतना हम तुम्हारे साथ डिस्कशन नहीं करते तो आपको आसान लगता। अब ये जब डिस्कशन हम कर रहे हैं तो आपको हार्ड लग रहा होगा, अरे बाबा इतना सोचना है। तो आपका बहुत सारा सवाल का सॉल्यूशन गलत है आपके बुक में। तो एक यहां से क्या समझ में आया? एक चीज और हमको समझ में आया, व्हाइल सॉल्विंग इक्वेशन एक और तरीका मेरे को समझ में आया। इक्वेशन सॉल्व करते समय एक चीज और मेरे को समझ में आया कि जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो अगर कुछ एक वेरिएबल के वैल्यू पे सवाल अनडिफाइंड बनता है तो वो सॉल्यूशन में काउंट नहीं करना है। तो लिखो नोट में लिखो, व्हाइल सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिखो। इसलिए हमने आपको बोला था कि मल्टीपल सब मल्टीपल के बाद वहां तक तो फार्मूला था, ठीक है, वहां पे रट के भी आप काम कर सकते थे। बट इस आगे वाली जो चैप्टर है जनरल सॉल्यूशन, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे मेन टॉपिक होता है ये। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर सवाल आता भी है तो इससे बहुत आता है। वो मल्टीपल सब मल्टीपल ये प्लान डायग्राम से सवाल नहीं आता, प्रूविंग वाला, वो सिर्फ स्कूल एग्जाम में आता है। और यहाँ से आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड हो गया है। ट्रिग्नोमेट्री से अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछा जाता तो दो ही पार्ट है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और एक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। और दोनों के दोनों जो है पूरी की पूरी कॉन्सेप्चुअल है, याद तो करना ही है बट कॉन्सेप्चुअल भी है। लिख लो, नोट में लिख लो, क्या लिखोगे? व्हाइल सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, लिखा। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो करेंगे क्या? दो सॉल्यूशन लिख लो, दो सॉल्यूशन टू बी एक्सक्लूडेड, those solution to be excluded for which the question be undefined, those solution to be excluded for which the question be undefined। क्वेश्चन का कोई भी एक टर्म अगर अनडिफाइंड होगा तो वो सॉल्यूशन में काउंट नहीं होगा। तो ये जो आपने x निकाला है इस पे tan क्या हो रहा है? अनडिफाइंड हो रहा है। समझ में आ रहा है बात? तो ये सॉल्यूशन में काउंट नहीं होगा। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब ये चीज कहाँ चेक करना है? अब तुम कहो कि मैं हर एक सवाल में करूंगा सर, नहीं। साइन वाले सवाल में कोई लफड़ा नहीं, कॉस वाले सवाल में कोई लफड़ा नहीं। अनडिफाइंड 4 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। अनडिफाइंड कौन कौन होता है बताओ? अनडिफाइंड जो है जिसका वैल्यू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी किसका जाता है? tan का, cot का,
सेक का और कॉसेक का, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, यानी कि जिस भी सवाल में टैन का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, कॉट का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, सेक का इन्वॉल्वमेंट हो जाए या कॉसेक का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, वो सारे सवाल में ये लफड़ा आएगा। मतलब आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं हमने कुछ ऐसा थीटा तो नहीं निकाल लिया, मैंने कुछ ऐसा सॉल्यूशन तो नहीं निकाल लिया जिसपे सवाल का कोई टर्म क्या हो रहा, अनडिफाइंड होगा। समझ में आ रहा बात? लेकिन सवाल अगर साइन और कॉस से है तो फिर चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन और कॉस के लिए डोमेन क्या होता है, सारा जगह होता है। एंगल एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वाई एक्सिस भी हो सकता है, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। समझ में आ रहा है बात? हाँ, सब छट जाता ना। हाँ, नो सॉल्यूशन तब भी आता, बाई एक्सिस के किसी भी पोजीशन पे आता, नेगेटिव बाई एक्सिस या पॉजिटिव बाई एक्सिस कहीं पे भी आता, क्योंकि टाइम तो बाई एक्सिस पे अनडिफाइंड होता है। अगला सवाल लिखिए, tan x, tan 2x into tan x, tan 2x into tan x बराबर 1, tan 2x into tan x बराबर 1। क्या करेंगे हम बताइए? यहाँ पे tan 2x बराबर लिखेंगे 1 by tan x, लिख सकते हैं। सो tan 2x बराबर होगा 1 by tan x, मतलब हो गया cot x। tan 2x बराबर हो गया cot x। अब क्या करेंगे बताओ? इस cot को हम किस में चेंज करेंगे? tan में। उसके बाद हम लगाएंगे tan थीटा बराबर tan अल्फा। सो tan 2x बराबर आएगा बेटा, cot x को लिखेंगे tan पाई बाई 2 माइनस एक्स, cot x को लिखेंगे tan पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब ये बन रहा है थीटा, ये बन रहा है अल्फा, कौन सा फार्मूला जाएगा? जवाब दो। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, फार्मूला पता होना चाहिए। शुरू में बच्चे जो है वो सब एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ना स्टार्ट होता है बच्चा अपने आप ड्रिल होना स्टार्ट होता है, मेहनत करना कम कर देता है। तो आप मेहनत करना कम कर देंगे, अभी ज़्यादा मेहनत की जरूरत है। शुरू में सब लोग मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है वो मेहनत करना कम कर देते हैं, इसलिए उनका गड़बड़ाता है। आपको सालों भर एक ही टेम्पो से पढ़ाई करना होगा। एन पाई प्लस अल्फा, अल्फा है पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब देखिए ये माइनस एक्स को इधर शिफ्ट कीजिए, 3x क्या आएगा? एन पाई प्लस पाई बाई 2 आएगा, बताइए। ठीक है। अच्छा, यहाँ x आएगा n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी जो है n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, ये आप समझिए। यहाँ पे आप कैसे समझिएगा? पाई बाई 3 का मल्टीपल, पाई बाई 3 का मल्टीपल, पाई बाई 3 का मल्टीपल मतलब 60 का मल्टीपल, 60 का मल्टीपल है। ये क्या लिखा हुआ है? पाई बाई 3 यानी कि 60 का मल्टीपल है। 60 का मल्टीपल क्या होगा? 1 गुना 60, 3 गुना 60, सॉरी 2 गुना 60, 3 गुना 60, 4 गुना 60, समझ में आ रहा है? 5 गुना 60, 6 गुना 60, इस तरह से दिया हुआ है। n पाई बाई 3 का मतलब ये है, और प्लस 30। तो यहाँ पे देखिए 30 ऐड कीजिए, यहाँ भी 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 30 ऐड कीजिए। बहुत लिख दिया, कितना लिखे? अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? ये आ रहा है 90, यहाँ आ रहा है कितना? 150, 150, यहाँ आ रहा है 210, 210, यहाँ पे क्या आ रहा है? 270, यहाँ पे क्या आ रहा है? 330, यहाँ पे क्या आ रहा है? 390। अच्छा, एक और लिख लेते हैं, 7 गुना 6 और प्लस 30, ये कितना हो जाएगा?
अच्छा इसमें देखिए 90 डिग्री, 270 डिग्री और 450 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा? 90 डिग्री यहाँ लाई करेगा, 270 यहाँ लाई करेगा, 450 यहीं लाई करेगा। तो क्या अगर x का वैल्यू 90 रखेंगे तो tan 90 क्या होता है? अनडिफाइंड होगा, बताओ। अगर tan का वैल्यू, अगर हम x का वैल्यू 270 रखेंगे तो tan अनडिफाइंड होगा या नहीं होगा? और अगर हम 450 रखें, अगर हम 450 रखें तो क्या tan अनडिफाइंड होगा या नहीं होगा? तो ये सारा सॉल्यूशन काउंट होगा। तो बताओ क्या ये जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है इसका, इस x का हर एक वैल्यू इस सवाल का सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी कि कुछ छटेगा ना। लेकिन बुक में देखो आपका आंसर यही होगा, बुक में आंसर यही होगा। तो बुक में अब वो तो जितना मैं बता रहा हूँ पहले समझो ना, फिर सिखा रहा हूँ। समझ में आ रहा बात? आप तो बनाए होंगे, किताब से मिला लिए होंगे आंसर, आपका आंसर आ गया होगा, पूछ लिए होंगे। चलो मेरा तो सही है, किताबें में जब आंसर दिया तो सही ही होगा। अब इतना सोचोगे तभी काम होगा। अब सुनो, अब कैसे आए, यानी कि देखो ये सॉल्यूशन जो आया इसका सारा वैल्यू सॉल्यूशन नहीं है, कुछ एक वैल्यू छट रहा है, कुछ एक ना छट रहा है। क्या 150 डिग्री सॉल्यूशन में जाएगा या नहीं जाएगा? 90 नहीं जाएगा, 270 नहीं जाएगा, 450 नहीं जाएगा, लेकिन 150 तो 210, 330, 390 ये सारा तो जाएगा। यानी कि तुम समझो यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है। देखो कौन कौन सा वैल्यू छट रहा है? एक वाला छट रहा है, n का वैल्यू जब 1 आ रहा है तब छट रहा है, n का वैल्यू 1 आ रहा है तब छट रहा है, n का वैल्यू 4 आ रहा है तब सब छट रहा है, और n का वैल्यू 7 आ रहा है तब छट रहा है। अगला n का वैल्यू आएगा क्या तब छटेगा? बताओ। अगला कौन सा के लिए छटेगा? 30। इस तरह से समझ में आ रहा है? बोलो बोलो बोलो। तो अब तुमको ये समझ में आ रहा है 1, 4, 7, 10, 13 का जनरल वैल्यू लिख सकता है तू? हम बहुत डीप में बता रहे हैं, ठीक है, इसलिए तुमको थोड़ा हार्ड लगेगा, और अगर उस तरह से नहीं पढ़ोगे तो फिर आगे आपके लिए बहुत घातक है। अब तुम बताओ 1, 4, 7, 10, 13 इसका जनरल वैल्यू लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे? अरे मेरे बेटे 1, 4, 7, 10, 13 एपी है। एक 4, 7, 10, 13 एपी है या नहीं है? बताओ। तो इस एपी का केथमा टर्म लिख पाओगे? इस एपी का केथमा टर्म लिख पाओगे या एनेथमा टर्म लिख पाओगे? बताओ। इस एपी का एनेथमा टर्म क्या होगा? 1 + n-1। कॉमन डिफरेंस कितने का? 3 का। तो 3n-2 आएगा। बताओ। इसका मतलब n जब किस शकल का होगा? n जब 3n-2 शकल का होगा। n जब 3n, जैसे कहने का मतलब यहां से सब देखो आएगा। यहां देखो, यहां n अगर हम 1 डालते हैं, यहां n अगर हम 1 डालते हैं तो यहां पे ये वैल्यू कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तुम ऐसे लिखो ना, तुम ऐसे लिखो, ऐसे लिख लो, kth टर्म करके लिख लो, तो 3k-2 आ जाएगा। 3k-2 तो यहाँ पे लिख लो, या तुम ऐसे छोड़ दो ना, यहाँ पे ऐसे तुमको ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो ऐसे लिख लो आंसर। यहाँ लिख लो आंसर x बराबर n π/3 और +π/6। अगर तुमको ज्यादा परेशानी हो रहा है तो लिख देना है n0 इक्वल टू कौन आएगा? 1, 3, 7,
ये सब आ रहा था ना, 1 3 7 आ रहा था ना, बताओ 1 3 क्या आ रहा था, सॉरी 1 4 1 आ रहा था, 4 आ रहा था, 7 आ रहा था, 10 आ रहा था। अच्छा 3 3 का डिफरेंस है, 3 3 का डिफरेंस, तो 1 में से 3 घटाओ तो फिर क्या आएगा बताओ, -2 आएगा, बताओ। हाँ -2 ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे n बराबर here x सॉल्यूशन ऐसे लिखते हैं ना, x इक्वल टू n पाई बाई 3 प्लस 6 एंड x नॉट इक्वल टू एंड n नॉट इक्वल टू एंड n नॉट इक्वल टू ऐसे लिख देना, ठीक है। n नॉट इक्वल टू लिख देना ऐसे, -2 3 जोड़ो तो कितना आ जाएगा 1 कॉमा डॉट 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 इधर भी आएगा, या ऐसे लिखो प्लस में लिखो, ज्यादा ख्याल ना करो। 1 तो दिख ही गया था, 4 दिख गया था तुमको, 7 दिख गया था, डॉट 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 आगे और पीछे भी डॉट 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 लगा दो। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ये तो तुम्हारे लिए आसान है। बोलो x का वैल्यू, बेटे मेरे बेटे तुमको अभी छोड़ो ना, मैं जो बता रहा हूँ सुनो। सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन हमारा आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ये जो x आ रहा था n के हर एक वैल्यू के लिए आ रहा था, बताओ नहीं आ रहा था। कौन सा n के वैल्यू के लिए नहीं आ रहा था, हमने चेक कर लिया। 1 के लिए नहीं आ रहा था, 4 के लिए नहीं आ रहा था, 7 के लिए नहीं आ रहा था, अगला 10 के लिए नहीं आएगा। तो ऐसा ऐसा n का कितना वैल्यू मिलेगा, इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप 2 3 को लिख दिया ना, n नॉट इक्वल टू x इक्वल टू n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 और लिख देना n बिलोंग्स टू इंटीजर, और साथ में लिख देना n नॉट इक्वल टू कौन सा इंटीजर नहीं होना चाहिए 1 4 7, अगला 10 इस तरह से, और पीछे भी बहुत सारा इंटीजर नहीं होगा, ये सारा इंटीजर्स नहीं होना चाहिए। बस आपका आंसर हो गया। आप ऐसे लिख दो, अगर तुमको ज्यादा दिक्कत होता है और करके लिखो n बराबर, इसका जनरल फार्मूला लिख दो, इसका जनरल फॉर्म लिख दो। इसका जनरल फॉर्म क्या आ गया 3k - 2 होगा, बताओ n नॉट इक्वल टू 3k - 2। अगर कोई ऐसे लिख पाता है तो अच्छी बात है, तुम जनरलाइज नहीं कर पाते हो तो ऐसे लिखो। ये लिखना तो आपके लिए आसान है ना, आपने सॉल्यूशन निकाल लिया, फिर n का वैल्यू 1 2 3 डाल के देख लिया, चेक कर लिया। चेक करने के बाद देखा आपने कौन कौन सा n पे काम नहीं हो रहा है। जब n 1 था तो काम नहीं हो रहा है, n 4 है तब काम नहीं हो रहा है, n 7 है तो काम नहीं हो रहा है, तो 2 3 को निकाल लिया। अब उसके बाद आगे भी डॉट 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 और पीछे भी डॉट डॉट डॉट, या अगर आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं तो जनरलाइज करके लिख लीजिए। बोलो कौन अच्छा है। जनरलाइज करने में भी हमको लगता है तुमको दिक्कत होगा, जनरलाइज करने में भी थोड़ा दिक्कत होगा, तो ये नहीं लिखो तो अच्छा रहेगा, इसी तरह से लिखो ज्यादा बढ़िया रहेगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख तो सकते हो ना, बताओ, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हो, और उसके बाद चेक कर सकते हो ना कि कौन सा x पे ये सवाल डिफाइंड नहीं है। तो आप ये देख लेना कि कौन कौन सा n पे x इंक्लूड नहीं लेना है, कौन कौन सा x पे n पे x का वैल्यू कौन नहीं करना। तो 2 3 को n निकाल लेना, और वो वाला वैल्यू लिख के आगे भी डॉट 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 और पीछे भी डॉट डॉट डॉट, खत्म हो गया। ऐसे लिख देना। ये लिखने का तरीका समझ में आ रहा है? ठीक। और ये सब लफड़ा कौन से सवाल में आएगा बताओ, किस सवाल में ये सब लफड़ा आएगा बताओ। हाँ, tan, cot, sec और cosec वाले सवाल में आएगा, ठीक है ना, ध्यान देना इस। चंद्राक्षी समझ रही है तुम? ठीक है, देख अगला सवाल लिखो। लिखो है tan, अगला है sin 2x प्लस cos x बराबर 0। sin 2x प्लस cos x बराबर, अब देखो ये sin cos वाली सवाल है, इस सब में तो कोई लफड़ा ही नहीं होगा। लफड़ा होगा बताओ? अच्छा चलो आ जाओ, sin 2x प्लस cos x बराबर 0। sin 2x को क्या लिख सकते हो 2 sin x cos x प्लस cos x बराबर, sin x कॉमन आएगा बताओ, cos x कॉमन आएगा, बोलो ऐसा लिख सकते हैं।
बोलो, लिख सकते हैं ऐसा? अच्छा अब बताओ, ये वाली शक्ल को अगर तुम ए मानो और ये वाली शक्ल को तुम मन की आंखों से देखो बी मानो, तो a इंटू बी बराबर 0 होने का कंडीशन क्या है? आइदर a 0 आइदर b 0। तो अगर हम cos x को 0 करते हैं तो x क्या लिखाएगा? 2n + 1 π/2 लिखाएगा। बताओ, ये तो याद हो गया होगा तुमको। अच्छा, और दूसरा सिचुएशन क्या होगा? 2 sin x + 1 0 होगा। बोलो, तो 2 sin x बराबर -1 आएगा, sin x बराबर आएगा -1/2। अब इसको हमको क्या क्रिएट करना होगा? -1/2 को sin अल्फा क्रिएट करना होगा। बोलो, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला तो sin x बराबर 0 का होता है, तो sin का वैल्यू निगेटिव है, निगेटिव sin का वैल्यू कौन सा क्वाड्रेंट है? तो कौन सा लेना चाहते हो, थर्ड या फोर्थ? थर्ड लेना चाहते हो। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से यहां तक का एंगल कितना है? यहां से यहां तक का एंगल पाई है, यहां से यहां तक पाई। ये एंगल निकालने के काम हो जाएगा। तो कितना डिग्री के हाफ होता है? π/6 पे होता है। बताओ, तो ये एंगल π/6 होगा, तो π + π/6 कितना हो जाएगा? 7 π/6 होगा। बोलो, तो sin x बराबर आएगा sin 7 π/6। समझ में आ रहा है बात? अब हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे? x बराबर n पाई प्लस -1 पे पावर n 7 π/6। लेकिन बुक में यहाँ पे 7 π/6 के फॉर्म मेंशन नहीं होगा। बुक में ये लेता है कौन सा? ये एंगल कौन सा? क्लॉकवाइज, -π/6। लेकिन हमको बता दिया है ना कि एक ही आंसर को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। बताया ही नहीं बताया? तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो लिख लो बगल में, दोनों केसेस में n क्या है? इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगला लिखो सवाल, sin x बराबर tan x, sin x बराबर tan x। बनाओ इसको, तुम लोग अपने से बनाओ जरा। sin x बराबर tan x खुद बनाओ जरा। ख्याल रखना। आया? जो नहीं पाती बता रहा, कट जाता है। आया बेटा? बार-बार कट जाता है आपका। अच्छा, ये सब चीजें समझना है। x = n पाई लिख रहे हैं और x = 2n पाई लिख रहे हैं। अगर x बराबर n पाई लिखे तो x बराबर 2n पाई लिखने का क्या मतलब है? n पाई में तो 2n पाई अपने आप आ जाएगा। अगर कोई x = n पाई लिख रहा है और कोई x = 2n पाई लिख रहा है,
तो दोनों लिखने का क्या मतलब बनता है? बोलो, समझ में आ रहा हम क्या बोल? सेम तो दोनों सेम नहीं है। x बराबर n पाई में ही 2n पाई आ जा रहा है। तो अगर x बराबर n पाई लिखा हुआ है, x बराबर 2n पाई लिखा हुआ है, तो सिर्फ x बराबर n पाई से हम काम चला लेंगे। क्यों 2n पाई लिखेंगे? देख, समझो बात को, ध्यान से। ये भी तुम अच्छा ही चीज पूछा। देख, आए क्या फिर? अगर कोई लिखा है x बराबर n पाई, तो x का वैल्यू क्या आएगा? n का कोई वैल्यू बात नहीं, लोग कल पॉजिटिव से स्टार्ट करते कल बात हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ पाई नहीं, आएगा, खाली बिल पेड करना। 2 पाई आएगा, 3 पाई आएगा, 4 पाई आएगा, 5 पाई आएगा, 6 पाई आएगा। इस तरह से डॉट 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 आएगा। हमारे पास वही है। n 1 से स्टार्ट किए, n नेगेटिव भी होगा, 0 भी होगा। अच्छा, x बराबर 2n पाई को लिखा है, तो n 1 डालेंगे तो 2 पाई आएगा, 4 पाई आएगा, 6 पाई आएगा। आएगा इस तरह से, बताओ क्या ये सारा वैल्यू इसमें है या नहीं है? तो x बराबर n पाई और x बराबर 2n पाई दोनों लिखने का जरूरत है, या x बराबर n पाई से काम चल जाएगा? हाँ, लेकिन फाइबर ही रहेगा ना। हाँ, तो यही सब चीजें सीखना है, यही सब चीजें सीखना है। उसमें लिखा है, इसका मतलब वो नहीं कि हम जो वैसे लिखें। ठीक है, हम अब कल बात करेंगे। कोई x बराबर n पाई लिखा और x बराबर 2n पाई लिखा, दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। हाँ, 2n पाई में सिर्फ इवन इंटू पाई है, इसमें इंटीजर इंटू पाई है। तो इवन वाला सारा वैल्यू इंटीजर वाला में कहीं जाएगा, इंटीजर इंटू पाई। चलो यहां से सॉल्व करते हैं। sin x बराबर क्या लिखेंगे बताओ? क्या sin x को काट दिया जाए? कॉमन वैल्यू है। sin x को काट दोगे तो गलत हो जाएगा। एक नोट ये भी लिखो, नोट लिखो, नोट लिखो, नोट लिखो, नोट लिखो। While solving equation, the common factor cannot be cancelled to each other. नोट लिखो, अभी नोट लिखोगे तभी नोट छापोगे बाद में। लिखो, while solving equation, दुनिया का कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, the common factor cannot be cancelled to each other. बच्चे क्या करते हैं, उनको काटने में बड़ा मजा आता है। चलो बेटा, यहाँ sin x, यहाँ sin x, गुजर दो, मजा आ गया। कॉमन फैक्टर काटने से क्या होता है? गड़बड़, रूट का लॉस होता है। कॉमन फैक्टर काटने से क्या गड़बड़ होता है? रूट का लॉस होता है। ठीक है, तो लिख लिया, क्या लिखा बताओ? While solving equation, the common factor cannot be cancelled to each other. लिखा बेटा? हाँ, अब चीजें समझो, अब चीजें को समझो। मैं क्या करता हूँ सुनो। अगर मैं x स्क्वायर बराबर 2x, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ, x बराबर 2x, तो यहाँ पे बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, हावड़ी में x और x काट देते हैं, और अच्छे अच्छे बच्चे करते हैं। ठीक है, बच्चा कोई बुरा नहीं होता, बट मैक्सिमम बच्चा ऐसा करता है कि आप कॉमन फैक्टर काट देता है। कॉमन फैक्टर काटने से देखो क्या होगा, x x कट जाएगा तो बराबर x बराबर 2। ये गलत सॉल्यूशन है। यहाँ x का एक ही वैल्यू है और ये 2 डिग्री का इक्वेशन है, 2 सॉल्यूशन होना चाहिए। रूट का लॉस हो रहा है ना, तो रूट का लॉस होता है। कॉमन फैक्टर काटने से क्या होता है? रूट का लॉस होता है। तो इसका तरीका क्या है? बेहतर अच्छा तरीका क्या है? जो तरीका है एक्चुअली वो क्या है, x स्क्वायर बराबर 2x। तो आप क्या करो, x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0 करो। मतलब राइट साइड वाली सर्कल को लेफ्ट साइड ले आओ और राइट साइड क्या बना दो? 0 बना दो। अब यहाँ पे x निकाला, यहाँ x माइनस 2 आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। अब इसको 0 करो, x बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 आएगा। तो देखो 2 सॉल्यूशन दिख गया, x बराबर 0 और x बराबर 2, दोनों वैल्यूज को सूट कर रहा है नहीं कर रहा है? जवाब दो। और एक काम जो हम करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। अगर x स्क्वायर बराबर 2x है तो मैं करूँगा क्या, मैं क्या करूँगा, जो कॉमन सर्कल है उसको 0 से इक्वेट करूँगा। पहला काम ये, हम ये नहीं करेंगे। मैं 99% सवाल में मैं ऐसा नहीं करूँगा कि लेफ्ट राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड शिफ्ट करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट करूँगा। तो चीज़ें को समझ लो, करेंगे क्या हर एक सवाल में।
पहले जो कॉमन सर्कल है उसको 0 से इक्वेट कर लिया। यहाँ पे कॉमन क्या है, x दिख रहा है, उसको 0 से इक्वेट कर दिया। और अब दूसरा सिचुएशन क्या होगा, लेफ्ट साइड से कॉमन जो है वो निकालने के बाद जो लेफ्ट साइड बचा वो लिखेंगे, तो लेफ्ट साइड अब x बचेगा, और राइट साइड जो कॉमन वैल्यू था उसको निकालने के बाद राइट साइड क्या बचेगा, 2। ये करेंगे तो डायरेक्ट हम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, वही चीज से ये आया है, बट ये काम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कैसे करेंगे हर एक सवाल में, तो आपको समझ में आना चाहिए। जहां भी कॉमन वाला सर्कल दिखेगा हमको, जहां भी कॉमन वाला सर्कल दिखेगा, पहले उस कॉमन वाली वैल्यू को 0 से इक्वेट कर लूंगा, फिर लेफ्ट फैक्टर जो बचा, लेफ्ट में जो फैक्टर बचेगा एक्स्ट्रा, और राइट में जो एक्स्ट्रा बच रहा है उस दोनों को आपस में हम क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। समझ में आ रहा है, उस दोनों को हम आपस में इक्वेट कर लेंगे। अब देखो sin x बराबर tan x है, सवाल है sin x बराबर tan x, तो यहां लिखा sin x, यहां लिखा sin x y cos x, बोलो होगा। अब यहां पे sin x जो कॉमन है उसको 0 से इक्वेट किया, तो x बराबर क्या आएगा, यहां से n पाई आएगा। अच्छा अब बचा, अब क्या बचा बताओ, अब क्या बचा, अब हमारे पास लेफ्ट साइड क्या बचा 1, और राइट साइड क्या बचा cos x, 1 बाई cos x, तो cos x बराबर 1 आएगा, बताओ cos x बराबर 1, और हमने बताया था cos x बराबर 1 तो कहां पे cos x 1 होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होता है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कौन सा एंगल आता है 2n पाई, ये सब भी फार्मूला हम लिखे हैं तुमको, cos x बराबर 1 ये सब फार्मूला लिखे हैं कि नहीं। अच्छा लिख लो, नहीं अलग से याद कर जाना, लिख लो, if sin x बराबर 1 डायरेक्ट लिख लो, ठीक है, if sin x बराबर 1 तो x लिख लेना, sin का वैल्यू 1 कहां पे होता है बताओ, पॉजिटिव बाई एक्स, इस पे सुनो, यहाँ पे sin का वैल्यू 1 होता है बताओ, तो ये एंगल क्या आएगा, ये एंगल आएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ये एंगल आएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2, याद कर लेना डायरेक्ट। अगर sin x बराबर 1 आ जाएगा तो x बराबर लिख लेना 2n पाई प्लस पाई बाई 2। अच्छा if sin x बराबर -1, sin x बराबर -1, sin x का वैल्यू -1 कहाँ पे होगा, अच्छा ये अच्छा क्लॉकवाइज अगर चलेंगे तो ये -π/2 आएगा बताओ। और किसी भी एंगल को जनरलाइज करने का तरीका क्या होता है, मैंने बताया, अगर थीटा सिंपलेस्ट है तो उसको जनरलाइज कैसे करते हैं, थीटा में 2n पाई ऐड करते हैं, बताओ पढ़ाया ना इसे, तो इस -π/2 का जनरल वैल्यू कितना होगा, 2n पाई ऐड कर देंगे, 2n पाई -π/2 लिख सकते हैं, बताओ, ये सब याद कर जाना डायरेक्ट। अगर मार्केट में sin x बराबर 1 आ गया तो x लिख देना मुंह फाड़ के 2n पाई प्लस π/2, cos x अगर आ गया, sin x -1 आ गया तो x लिख देना 2n पाई -π/2, लिख लो, ठीक है, छूट गया होगा नहीं बताया। अच्छा cos x बराबर 1, cos x का वैल्यू 1 कहाँ पे होता है, पॉजिटिव बाई एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे एंगल 0 होता है, यहाँ पे एंगल 0 होता है, 0 का जनरल वैल्यू क्या होगा, 0 प्लस 2n पाई होगा, तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं 2n पाई लिख सकते हैं, बताओ। अगर cos x 1 है तो इंप्लाइज टू x बराबर 2n पाई लिख लिया। अच्छा cos x -1, if cos x -1, cos x -1 कहाँ पे होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे एंगल होता है पाई, इसको जनरलाइज करने के लिए पाई प्लस 2n पाई कर लेंगे, तो x आ जाएगा 2n पाई प्लस पाई, लिख लो, इसको याद रखेगा, याद कर सकता है ये चार्ट एक्स्ट्रा, याद उसी को रखना है जो समझ रहा है, उसको तो याद करने की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं तो फिर उसको याद कर सकता है। अच्छा cos x बराबर 1 तो x बराबर क्या आएगा 2n पाई आएगा,
तो आप जो है ये आप n पाई भी लिखे 2n पाई भी लिखे, लेकिन अब आप सीख गए तो n पाई 2n पाई दोनों लिखना है या सिंपल एक लिखना है? तो आंसर लिख लेंगे x बराबर n पाई। किताब में दोनों लिखा होगा, लिखा है ना, इसलिए आप भी दोनों लिखते हैं n बिलोंग्स टू। किताब में दोनों लिखा है इसलिए आप भी दोनों लिखते हैं, नहीं किताब में लिखता है तो हम भी लिखते हैं। यही सब सीखना है, छोटी छोटी बातें सीखना है। ऐसा नहीं होता है कि बेटा बड़ा बड़ा सवाल बनाने से सब कुछ होता है। आप चीजें समझेंगे तो आप देखो कितना ऐसा बच्चा है ना, दुनिया में कोई किताब नहीं बनाता है, एनसीईआरटी पढ़ के वो आईटी कर जाता है। ऐसा नहीं है कि आप बड़ा बड़ा किताब बनाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। आपके पास डेप्थ रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा, तो आप दुनिया के हर एक जगह पे अच्छे करेंगे। कुछ ऐसा बच्चा भी होता है, कुछ ऐसा दिमागी लोग होता है कि कुछ नहीं पढ़ता है, वो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ता है और उससे भी कर जाता है। तो उसके पास ऐसा नहीं कि वो चीज़ें को बहुत ज़्यादा समझा हुआ है, मतलब बहुत डेप्थ में जाके सीखा है, जान रहा है। तो आप छोटी छोटी चीज़ें पे फोकस करेंगे तो आपका जरूर अच्छा होगा। किताब बनाने से नहीं होता है सर, आप सवाल कोई भी किताब से बनाए, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। किताब कोई खराब नहीं होता है। चलो ठीक है, इसको लिखो, इसको बनाओ sin 3x प्लस cos 2x बराबर लिखो। कैसे बनाएंगे इसको? अब तुम ही लोग बनाओ, कैसे बनाएंगे? धीरे धीरे खुशियाँ क्लास कर दीजिए। थोड़ा नेटवर्क का भी प्रॉब्लम होता है। कैसे होगा ये? बना सकते हो इसको? आज हमको लगता है कुछ नया नया चीज सीखा है। कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है इतना देर में? चलो इसको करो, आगे बढ़ाओ इसको। क्या किया जाए बताओ? यहाँ पे साइन, हाँ कॉस में चेंज करके cos c प्लस cos d भी लगा सकते हो, या आप यहाँ पे इसको ऐसे लिखो, ये तो सीधा सीधा बना सकते हो। cos 2x बराबर क्या लिख सकते हो? माइनस साइन 3x लिख सकते हैं। बोलो, ये काम आसान रहेगा आपके लिए। अब क्या करना होगा? पहला काम क्या करना होगा? ये माइनस रिमूव करना होगा, और दूसरा काम ये साइन को चेंज करना होगा cos में। तो सोच लो, माइनस साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? cos, हाँ cos 90 प्लस थीटा। अब बन जाएगा तुमसे 2x बराबर क्या आएगा? 2m पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस 3x। कर लोगे आगे? आगे बन जाएगा, एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए। नहीं समझे क्या बोल रहे हो? अभी भी मेरे को समझ में नहीं आया क्या बोला, फिर से बोलो। हाँ हाँ हाँ, इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद कुछ नहीं होता तब ना। पाई बाई 2 के बाद वेरिएबल नहीं होता, पाई बाई 2 के बाद वेरिएबल नहीं होता, तो क्या मतलब था? तो यही से x निकल जाता है, डिवाइड कर देते हैं उससे। अगर मेरे को ऐसा आ जाता 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई, तो फिर आगे क्यों सॉल्व करना होता है अलग अलग? एक ही चीज है, गलत करके लिखते हैं। x क्या आ जाता है? n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 नहीं आ जाता? यही कर रहे हो, ऐसे कर सकते। लेकिन यहाँ 3x है ना, x वेरिएबल है, तो उसको शिफ्ट करना होगा ना लेफ्ट साइड। अच्छा, तुम कौन सा एग्जाम्पल वाला सवाल बोल रहे हो? ठीक है, चलो देखो, सॉल्व फॉर x है, सॉल्व करना है, x निकालना है, सॉल्व फॉर x। sin x माइनस 2 sin 2x। और नोट जो लिखाते हो जरूर लिख लेना, हमको उतना अंग्रेजी आता नहीं है,
इसे बोल देते sin x माइनस 2 sin 2x प्लस sin 3x बराबर cos x माइनस 2 cos 2x प्लस cos 3x x निकालना। क्या देख के समझ में आ रहा है? इसको एक साथ रखो और इसको अलग रखो। sin x प्लस sin 3x एक साथ अलग कर सकते हैं। माइनस 2 sin 2x बोलो। राइट साइड cos x प्लस cos 3x एक साथ लिख सकते हैं। माइनस 2 cos 2x ऐसा लिख सकते हैं, बोलो जवाब। अच्छा, यहाँ के मुंह फाड़े हुए हैं sin c प्लस sin d और यहाँ मुंह फाड़े हुए cos c प्लस cos, लग जाएगा। यहाँ पे लगाया sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बाई x प्लस 3x बाई इंटू cos c माइनस d बाई 3x x माइनस 3x बाई माइनस 2 sin 2x। राइट साइड कितना जाएगा? 2 cos c प्लस d बाई 3x बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 माइनस 2 cos 2x आएगा, बोलो। ये आ जाएगा 2 sin 2x आ जाएगा। अच्छा, cos माइनस x आएगा। cos माइनस x को cos x लिख सकते हैं, बोलो किसी को परेशानी तो बोलना। ये cos माइनस x आएगा। cos माइनस x को cos x लिखा जा सकता है। ये 2 cos 2x आएगा और इंटू cos माइनस x cos x आ जाएगा, माइनस 2 cos 2x आ जाएगा। अच्छा, अब लेफ्ट साइड से कॉमन क्या मिल रहा है मेरे? माइनस 2 sin मिल रहा है ना? लेफ्ट साइड से कॉमन आ रहा है 2 sin 2x। क्या बच रहा है? cos x माइनस 1 बच रहा है, बताओ। अच्छा, राइट साइड से कॉमन क्या आ रहा है? 2 cos 2x आ रहा है। क्या बच रहा है? cos x माइनस 1। क्या ये आइटम कॉमन है? बोलो। तो क्या इसको भुजड़ दिया जाए या जीरो से इक्वेट किया जाए? अच्छा, तो काम हो गया। cos x माइनस 1 को जीरो से इक्वेट किया। cos x माइनस 1 बराबर 0, तो cos x बराबर क्या है? 1। cos x बराबर 1 के लिए x डायरेक्ट क्या लिखते हैं, अभी बताया 2 इन पाई। ठीक है। अब लेफ्ट साइड क्या बचा? ये आइटम बचा। राइट साइड ये आइटम बचा। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वेट होगा या नहीं होगा? तो 2 sin 2x बराबर 2 cos 2x आएगा। क्या ये 2 कटेगा या नहीं कटेगा? ये 2 भी नहीं काटेगा। वेरिएबल टर्म नहीं ना? हाँ, वेरिएबल टर्म कैंसिल नहीं करते हैं, कांस्टेंट काटते थे ना। हमने बोला व्हाइल सॉल्विंग इक्वेशन कॉमन फैक्टर जो वेरिएबल आइटम है वो नहीं कटता। 2 तो कटेगा ही, 2 तो कभी 0 बनेगा ही। अच्छा, अब बच गया cos 2x बराबर sin 2x और cos थीटा बराबर cos अल्फा के लिए कौन सा फार्मूला डालो? cos पाई बाई 2 माइनस 2x। अब कर लोगे आगे। अब 2x बराबर क्या आएगा? 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस 2x। अब आगे बढ़ा लोगे या नहीं बनेगा? एक बार प्लस के लिए सॉल्व कर लोगे, एक बार माइनस के लिए सॉल्व कर लोगे। बोलो। ठीक है, चलो अभी सवाल करते हैं। लिखो, इसको बनाओ। एनसीईआरटी का सवाल है, बनाओ इसको जल्दी सा। 2 cos स्क्वायर x, सब लोग अपने से बनाएगा। 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x प्लस 1 बराबर 0। बना पाओगे?
2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x बराबर 0। 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x बराबर 0 बना पाओगे गुरु? बनाओ। क्या किया जाए बताओ, क्या करेंगे यहाँ पे बता सकते हो? यहाँ देखो sin x है, यहाँ sin x है, इस cos स्क्वायर को किस में चेंज किया जाए? हाँ, यहाँ पे लिखेंगे 2 1 माइनस sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x बराबर 0। ये क्या आएगा? ये आएगा 2 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x बराबर 0। अब -1 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x प्लस -3 sin x -2 बराबर 0। फैक्टराइज होगा क्या? फैक्टराइज होगा, फैक्टराइज करो। ये आएगा 2 sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x माइनस नहीं 4 sin x प्लस sin x बराबर। यहाँ सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज कर दिया इसको, 2 sin x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से sin x माइनस 2 और माइनस यहाँ पे प्लस 1 कॉमन निकाला, sin x माइनस 2 बराबर, यहाँ से आ जाएगा sin x माइनस 2 और 2 sin x प्लस 1 बराबर होगा। sin x माइनस 2 बराबर अगर 0 करते हैं तो sin x बराबर 2, यहाँ से x क्या आएगा बताओ? देखो sin x का रेंज हमने क्या पढ़ा है? -1 से 1, तो लेफ्ट वाली सर्कल -1 से 1 के बीच होगा, राइट वाली वैल्यू 2 है। क्या ये बराबर हो सकता है बताओ? तो ये गलत बात है और गलत बात का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए रेंज ध्यान रखना है। यानी कि इससे तो कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा, यानी कि ये वाली वैल्यू तो 0 नहीं बन रहा है, तो बच गया हमारे पास 2 sin x प्लस 1 0 बच रहा है। बताओ 2 sin x प्लस 1 0 बच रहा है, तो sin x का वैल्यू कितना आएगा? -12। तो sin x बराबर हम sin -π/6 लिख सकते हैं। बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज में, फोर्थ क्वाड्रेंट क्लॉकवाइज, तो x बराबर क्या आएगा? n पाई प्लस -1 पे पावर n -π/6 बोलो, या x बराबर n पाई, यहाँ -1 यहाँ है और -1 पे n पावर है, यहाँ से जो -1 है इस पे 8 पावर और यहाँ -1 पे n पावर है, टोटल n पे -1 पे n प्लस 1 पावर होगा π/6। यही आपका आंसर। किताब में क्या करता है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आंसर -3 का लेता है, याद रखिएगा, और बुक में आपका कभी भी थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं लेता। हम तो कहीं भी ले रहे हैं ना, हम तो कहीं भी ले रहे हैं और कोई अरे भैया 1/sin x 0 कैसे हो पाएगा? कभी अजूबा हो क्या? 1/sin x 0 होने के लिए क्या ये हो सकता है क्या? 1/sin x, ये 1 वाली सर्कल 1 है, कोई भी वैल्यू a/b का वैल्यू 0 कब होता है? जब a 0 होता है। यहाँ a 1 दिख रहा है, 1 किसी जन्म में 0 हो पाएगा क्या? सब ऐसे काहे जुर्म कर रहे हो बताओ? ऐसे भी 1/sin x क्या होता है? cosec x, और cosec x का रेंज बताया है 1 से इंफिनिटी और -∞ से -1। तो क्या इस इलाके में 1 से बड़ा और -1 से छोटा में 0 गिर रहा है क्या? नहीं गिर रहा है। आपको जैसे समझना वैसे समझो, रेंज अगर याद है तो वही से समझो।
एक काम करो, आज अब ये कितने रहने देते हैं, ठीक है। ये पूरा एक्सरसाइज करके आओगे, कहाँ तक करके आओगे इसको, पहले एक्सरसाइज तुम बनाओ तो जरा एक्सरसाइज कर लेना 11.1 का 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ के, एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ के, एक्सेप्ट 6 पूरा बना लेना। क्वेश्चन नंबर 6 छोड़कर बाकी सारा बना लेना, बना सकते हो, ठीक है बना लेना, जाने दो। आज बेसिक समझ गए ना, काम थोड़ा सा आज तो सीख ही गए, अब अगले दिन करेंगे, ठीक है, ओके।